सो फाइनली गाइस सोलो लर्निंग सीजन 2 का एपिसोड 10 आ चुका है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जापान और कोरिया के हंटर्स के बीच फाइट होने लगती है। अब आगे जापान की तरफ से जो 4 हंटर्स होते हैं उनमें होता है किंजू, कोशाने, कामामोटो और काने, और वहीं दूसरी तरफ कोरिया की तरफ से आते हैं युनसु, डांगसू, चाहीन और लीन। और वो सभी हंटर्स फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। किंजू सोच रहा होता है कि डांसो और जुनसू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना तो वो इनकी पहली फाइट देखकर ही समझ चुका होता है, लेकिन उसे पता होता है कि युनसू अभी भी अपनी स्पेशल पावर को छुपा रहा है। फिर उधर काने चाहीन को अपना ओपोनेंट चुन लेती है और फिर डांसो अपनी एबिलिटी का यूज करके अपने साइज को बड़ा कर लेता है और वो सीधा किंजू से फाइट करने के लिए चले जाता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। वहीं उधर लिन की फाइट कुशाने से होती है। कुशाने बड़ी तेजी से लिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिन क्लोज कॉम्बैट एरिया में ज्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए वो कुशाने से दूर जाने लगता है और अपने मैजिकल एरो से इस पर अटैक करने लगता है। कुशाने बड़ी मुश्किलों से इसके अटैक से बच पाता है, लेकिन लिन के अटैक दूसरे हंटर्स को भी नहीं छोड़ते और ये देखकर चेयरमैन गो को युनसू की चिंता होने लगती है। वैसे तो युनसू अकेली एक ए रैंक डेंजर को खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ 8 एस रैंक हंटर्स के बीच में फाइट करना है ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं उधर युनसू का मैच कामामोटो के साथ होता है। युनसू अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन कामामोटो सोचता है कि रूल्स की किसे पड़ी है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसके हाथ पांव को तोड़ दूंगा। फिर वो अचानक जुनसू के पीछे चले जाता है, लेकिन इसे एक खतरनाक माना सेंस होता है। इससे पहले कि युनसू कुछ समझ पाता, कामामोटो वापस अपनी जगह चले जाता है। युनसू इसकी स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। वो सोचता है कि इसके पास मेरे पर अटैक करने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन इसने गवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कामामोटो तो युनसू का माना सेंस करके ही काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक हंटर बनने के लायक हूँ भी या नहीं। फिर युनसू अपने मन में सोचता है कि या तो ये बहुत बड़ा जीनियस है या तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। फिर युनसू फुल रेडी हो जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। और इसके बाद युनसू के दोनों आंखों और दोनों हाथों का रंग चेंज होने लगता है, जिससे कामामोटो की लिटरली फटकर हाथ में आ जाती है। और अब युनसू अपनी फुल स्पीड से कामामोटो पर अटैक करता है और कहता है कि कितने शर्म की बात है, तुम एस रैंक हंटर होकर भी एक लूजर हो। तभी उसके पीछे से एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो डांसो होता है वो किंजुल से हार चुका होता है। साथ ही दूसरी तरफ कुशाने लीन को भी आसानी से हरा देता है और अब कुशाने और किंजुल आ जाते हैं और कामामोटो की मदद करने लगते हैं। और अब हमारे युनसू के सामने 3 एस रैंक हंटर्स होते हैं और युनसू अपने मन में कहता है कि अब इनके सामने सबसे आसान टारगेट मैं हूँ। इसे भी पता होता है कि चाहीन इससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहता है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इसके बाद हमें काने और चाहीन को दिखाया जाता है, जहाँ चाहीन बड़ी आसानी से काने को धो रही होती है। चाहीन की फाइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि काने को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर मैं क्या करूं। चाहीन कंटिन्यूसली काने पर अटैक करती रहती है और काने बड़ी मुश्किलों से इसके हमले को डॉज कर पाती है। इस बीच अचानक चाहीन काने के पीछे आ जाती है और इसकी पीठ पर अपना एक हाथ टच कर देती है, जिससे काने मैच से बाहर हो जाती है। और फिर चाहीन युनसू की हेल्प करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी कामामोटो पीछे से आ जाता है चाहीन पर अटैक करने के लिए। लेकिन चाहीन उसी वक्त इसे सेंस कर लेती है और फौरन घूमकर वो कामामोटो पर इतनी तेजी से अटैक करती है कि किसी को नजर ही नहीं आ रहे होते। यहाँ तक कि जो एस रैंक हंटर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को नहीं देख पाते कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद कामामोटो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और ये देखकर जापान के हंटर्स भी आपस में बातें करने लगते हैं कि जब वो गुस्से में आता है तो वो अपने सारे सेंसेस को खो देता है और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और वो अपनी आम हालात में कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन जब वो पागल होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। मैंने बताया था ना, ये अपने सारे सेंसेस को खो देता है तो कभी कभी वो अपने टीममेट्स को भी नहीं छोड़ता, इसीलिए जल्दी कोई इसे अपनी रेड पर भी नहीं शामिल करता है। इसके बाद कामामोटो चाहीन के आसपास तेजी से घूमने लगता है, लेकिन चाहीन को कुछ भी दिखाई नहीं देता।
फिर जब कामामोटो चेन पर अटैक करने वाला होता है तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे जिनू की, और वो चेन को कामामोटो के इस अटैक से बचा लेता है। और जिनू बोलता है कि तुम्हारे बीच में आने के लिए मुझे माफ करना। लेकिन ये मैच काफी ज्यादा सीरियस हो रहा था, लेकिन कामामोटो जिनू पर भी अटैक कर देता है, लेकिन जिनू इसे आसानी से पकड़ लेता है और इसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर गोटो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या जिनू सच में एक मेज टाइप हंटर है। इसके बाद जिनू बोलता है कि हमें इस फाइट को अभी यहीं पर रोक देना चाहिए और हमें इनसे हार मान लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ युनसु भी हार चुका होता है। तभी गोटू जिनू के पास आता और वो जिनू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि आखिर जिनू कितना ताकतवर है। वही जिनू भी सोचता है कि ये काफी अच्छा मौका होगा अपनी ताकत को टेस्ट करने का, क्योंकि डीमन कैसर की फाइट के बाद उसे भी नहीं पता होता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। जिनू चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। वो कहता है कि गोटो अपनी पूरी ताकत से मुझसे फाइट करे। ये सुनकर गोटो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि इसे सीरियसली लगता है कि ये मुझे हरा देगा। फिर वो अपनी टीम के एक एस रैंक हीलर से कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी इंजर हो जाए तो तुम उसे हील कर देना, खास करके उस लड़के को। और वो जिनों पर अपनी उंगली का इशारा करता है और इधर दूसरी तरफ चहीन और युनसो इस फाइट के अगेंस्ट होते हैं और वो इस फाइट को रोकना चाहते थे, लेकिन वो भी जिनू की फाइट को देखना चाहते थे कि जिनू आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। उन्हें लगता है कि जिनू की पावर हर वक्त बढ़ती रहती है, तो हो सकता है वो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हो। कि तभी अभी मैच शुरू ही होता है कि तभी गोटो जिनू पर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन जिनू बड़ी इजीली इसके अटैक को डॉज कर लेता है। गोटो जिनू की स्पीड को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये मेज टाइप हंटर तो हो ही नहीं सकता। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर ही रहूंगा। गोटो फिर से जिनू पर अटैक करता है, लेकिन जिनू फिर से उसके हमले को डॉज कर लेता है और एक स्माइल पास करता है, जो देखकर गोटो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गोटो नए नए तरीकों से जिनू पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिनू हर बार इसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर गोटो फैसला करता है कि वो अपनी पूरी ताकत से जिनू पर अटैक करेगा और इसे मार डालेगा। गोटो अपनी पूरी स्पीड से जिनू की तरफ बढ़ता है, तभी जिनू का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि कोई तुम्हें मारने के इरादे से आ रहा है। जिनू समझ जाता है कि अगर ये जल्दी फाइट खत्म ना हुई तो सिस्टम इसे मारने का ऑर्डर दे देगा और इसे ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ेगा। जिनू इसलिए गोटो को अपने पास आने देता है और इसके अटैक करने से पहले इसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन इस बीच इसके फेस पर एक छोटा सा कट लग जाता है। जिनू अपने मन में बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट कर देता तो अभी मेरी एक आंख खत्म हो जानी थी। उधर गोटो सोचता है कि इसके पास मेरी कलाई पकड़ने का भी मौका था, फिर इसने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा। फिर जिनू बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे कलाई को पकड़ लिया होता तो ये मैच यहीं खत्म हो जाता, और मुझे पता है कि ऐसा तुम भी नहीं चाहोगे। और इसके बाद दोनों फिर से सीरियस हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी कोरिया और जापान के हंटर्स बीच में आ जाते हैं और इन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं और ये मैच को यहीं ख़त्म कर देते हैं। जानसू जिनू की फाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो जिनू को अपनी गिल्ड में आने का ऑफर देता है। उसे लगता है कि जिनू एक फाइट टाइप हंटर है, इसलिए वो उसे अपनी गिल्ड में लाना चाहता है। लेकिन तभी जॉन उसे बताता है कि नहीं, जिनू एक मेज टाइप हंटर है। ये सुनकर डांसू शॉक हो जाता है। उधर जिनू अपने मन में बोलता है कि अब मुझे यहाँ करे सारे हंटर्स के बारे में पता है, और हमें दिखाया जाता है जिन्होंने इन सभी हंटर्स के शैडो के अंदर अपना एक एक हंटर सोल्जर रखा हुआ होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी हंटर इन शैडोज को सेंस ही नहीं कर पाता, यहाँ तक कि चेइन, यूनसू, गोटो और चेयरमैन गो भी इन्हें सेंस नहीं कर पाते। तभी जिनू चेयरमैन गो के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं जीरो रैंक रेड पर जाऊंगा या नहीं, तो मेरा जवाब ना है। वैसे भी यहाँ इतने एसरक हंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भला मेरी वहाँ क्या ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ देर बाद हंटर्स की ऑफिशियल लिस्ट आ जाती है जो जीरो रैंक रेड पर जाएंगे, और सबसे शॉकिंग की बात ये होती है कि उस लिस्ट पर जिनू का नाम होता ही नहीं है। और ये देखकर सभी हंटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। गोटो को यकीन नहीं होता कि इतने अच्छे हंटर को आखिर चेयरमैन गो ने क्यों नहीं लिया। लेकिन फिर वो सोचता है कि हमारे पास 16 एस रैंक हंटर्स हैं
तो शायद हमें जिनों की ज़रूरत ही ना पड़े। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में सोच रहा हूँ। और इसके बाद हमें आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ आंट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि इन आंट के पास खाने की कमी होने लगती है, इसलिए वो एक दूसरे को ही खाने लगते हैं। आंट्स की क्वीन ये देखकर सोचती है कि हमें जल्दी से जल्दी इस लैंड को छोड़कर कहीं और जाना होगा, इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत होगी जो इन आंट्स को संभाल सकेगा। तभी हमें एक बड़े से अंडे को दिखाया जाता है जिससे एक काफ़ी पावरफुल आंट बाहर निकलता है और ये वही आंट होता है जो इन सभी आंट्स को लीड करेगा। उधर हमें दिखाया जाता है जिनको एक ऑफिस को दिखा रहा होता है जो एक नए गिल्ड के लिए होता है। वो बताता है कि नए गिल्ड बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत होगी, गिल्ड मास्टर, सब गिल्ड मास्टर और एक एम्प्लॉय। जिन्हों कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक हंटर को जानता हूँ, वो पक्का इस गिल्ड में ज्वाइन करेगा। और अब 4 दिन हो जाते हैं और अब फाइनली जिजरन रेड पर जाने का दिन आ जाता है। कुछ जहाज और काफ़ी ज़्यादा शिप्स जिजरन रेड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हर एक गिल्ड और इसके मेंबर्स रेडी हो रहे होते हैं। इनका प्लान सिंपल होता है, सभी एस रैंक हंटर डायरेक्टली लैंड पर फाइट करेंगे, बाकी ई रैंक और लो रैंक हंटर्स लैंड को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि आंट्स इधर से उधर भागने की कोशिश करें तो इन्हें मारा जा सके। और फिर हमें एक जहाज पर यूनसू, डांसू और 4 हंटर्स को दिखाया जाता है। इनके साथ एक कैमरामैन भी होता है जो इनकी पूरी फाइट को लाइव सभी लोगों को दिखाने वाला है। आप अब सोच रहे होंगे कि कैमरामैन का वहाँ क्या काम है, ये खामखा वहाँ पर मारा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम कैमरामैन नहीं है, बल्कि ये खुद एक ए रैंक हंटर होता है जो पहले भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका होता है, लेकिन इस बार उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है। बाकी एस रैंक हंटर्स भी डर रहे होते हैं क्योंकि पहले भी 2 बार एस रैंक हंटर की रेड फेल हो चुकी है। अगर इस बार भी फेल हुई तो साउथ कोरिया के लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी। इस जहाज पर एक और एस रैंक हंटर भी होता है जिसका नाम बिंगो होता है, जिसने पिछले एपिसोड पे युनसू से कहा था कि वो इस रेड पर हरगिज नहीं आएगा। युनसू इसे देखकर बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस रेड पर आओगे। इस पर बिंगो कहता है कि मुझे आना ही पड़ा, अगर मैं इस रेड पर ना आता तो तुम सबसे पहले मारे जाते। उधर गोटो की टीम लैंड पर आ जाती है। जैसे ही गोटो की टीम लैंड पर उतरती है वैसे ही वो 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं जिनका नाम होता है अल्फा, बेरुचेल और डेल्टा। और इनका प्लान होता है कि हर एक ग्रुप लैंड के चारों तरफ जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वहां जाकर वो अडल्ट आंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इन्हें बिजी रखने की कोशिश करेंगे। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कोरिया हंटर डायरेक्ट लैंड के अंदर जाकर क्वीन को मार डालेंगे और अगर क्वीन मर गई तो सभी आंट्स खुद ब खुद ही मर जाएंगे। लेकिन ये प्लान कितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। फिर कोरिया हंटर्स भी जहाज से निकलकर जमीन पर उतर जाते हैं और वो उतरते आंट्स को मारने लगते हैं और आंट्स को मारते मारते वो गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां वो क्या देखते हैं कि एक बड़े से अंडे का एक खाली शेल। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।